हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग मौर्य काल से जो बचे हुए क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने मौर्य काल से ही बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पे नए हैं, नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। बचे हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मौर्य काल से, उन क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म में एकल टुकड़ों में तछित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? क्वेश्चन पूछा है, अत्यंत पालिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खाद्यान्नों से निकाला गया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, बी कह रहा है लौरिया नंदनगढ़ से, सी कह रहा है वाराणसी के समीप सारनाथ से और डी है भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। तो कहाँ से निकाला गया? कहाँ की खादानों से निकाला गया? मिर्ज़ापुर के समीप जो चुनार की खादानें हैं वहाँ से निकाला गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कौटिल्य, बी कह रहा है प्लिनी, सी कह रहा है प्लूटार्क, डी कह रहा है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने ये उक्ति कही थी या ये वाक्य कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज ने कहा था, तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वो कौन सा मौर्य सम्राट था? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त, बी कह रहा है बिंदुसार, सी कह रहा है अशोक और डी है कुणाल। तो कौन था वो? कौन मौर्य सम्राट था जिसने विदेशी राजा सीरिया के जो थे एंटियोकस फर्स्ट, उनसे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने को कहा था? तो वो कौन थे? बिंदुसार थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, अशोक द्वारा कलिंग पर लड़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या कह रहा है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जो जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है कि जहाँ से इसकी जानकारी मिल सकती है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है महावंश, बी दिया है दिव्यावदान, सी दिया है 13वां बृहद शिलालेख और डी दिया है 7वां स्तंभ अभिलेख। तो कहाँ से जो है मिलता है ये जानकारी अशोक के कलिंग पर चढ़ाई की? जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है 13वां बृहद शिलालेख। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है उज्जैन, बी कह रहा है तक्षशिला, सी कह रहा है सुवर्णगिरी, डी है तोसली। तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय वो उज्जैन का था। कहाँ का? उज्जैन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, किस शिलालेख, ठीक है, क्या कह रहा है? किस शिलालेख
ने अशोक ने घोषणा की थी कि सारी जो प्रजा है वो मेरी संतान है, वो कौन सा शिलालेख था? तो कौन सा शिलालेख था वो? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट पृथक कलिंग शिलालेख, बी दिया है दूसरा बृहद शिलालेख, सी दिया है पांचवा बृहद शिलालेख और डी दिया है बराबर गुहालेख। तो वो कौन सी थी? तो फर्स्ट ये पृथक कलिंग शिलालेख था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गिरनार शिलालेख, बी कह रहा है मनसेहरा शिलालेख, सी है पांचवा बृहद शिलालेख, डी कह रहा है कलिंग का पृथक शिलालेख। तो कौन सी घोषणा थी या कौन सा युद्ध था और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो कौन सा था? वो कलिंग का पृथक शिलालेख था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 78। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये बात किस शिलालेख में जो है अशोक की घोषणा के रूप में अंकित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है दूसरे शिलालेख में, बी दिया है चौथे शिलालेख में, सी दिया है पांचवें शिलालेख में और डी दिया है छठे शिलालेख में। तो किस शिलालेख में है ये छठे शिलालेख में अशोक की घोषणा के रूप में अंकित है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, किसी भी समय खाता रहूं, रानी के साथ रहूं, विश्राम कर रहा हूं, अंतःशाला में हूं, जो मेरे महामात्य हैं वो मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये बात छठे शिलालेख में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रादेशिक राजूक युक्तक, बी कह रहा है राजूक युक्तक प्रादेशिक, सी कह रहा है प्रादेशिक युक्तक राजूक, डी कह रहा है युक्तक प्रादेशिक राजूक। तो इसमें क्या पूछा है? कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसमें से जो बताता है वो क्या? इसमें है प्रादेशिक राजूक और युक्तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है विष्ट है या विष्ट है क्या है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है वैवाहिक अनुष्ठान, बी दिया है बेगारी, सी दिया है प्रांत और डी दिया है जिला। तो जो विष्टि है वो क्या है? वो बेगारी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। जो मौर्य काल में सीता शब्द यूज होता था उसका जो तात्पर्य है वो क्या है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है एक देवी, बी दिया है एक धार्मिक संप्रदाय, सी दिया है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी दिया है ऊसर भूमि। तो जो सीता शब्द यूज किया जाता था मौर्य काल में वो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्तंभ, बी है स्तूप, सी है गुफा निर्माण, डी है चैत्य। तो मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना माना जाता है वो स्तंभों को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से मतलब कहाँ से प्राप्त अभिलेख हैं जहाँ से ये पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे जो दैवीय प्रकोप हुआ करते थे उस समय राज्य द्वारा जो राहत कार्य किए जाते थे इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ के अभिलेखों से? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है सोहगौरा
की, और सी कह रहा है महास्थान कालसी, डी कह रहा है भाबरू राजस्थान सारनाथ। तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये है महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। इस बात की जो है जानकारी मिलती है वहाँ के अभिलेखों से कि मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप जो हुआ करते थे, उस समय राज्य द्वारा जो राहत कार्य किए जाते थे उनका विवरण महास्थान सोहगौरा से प्राप्त होता है, वहाँ के अभिलेखों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म, क्या कह रहा है? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महेंद्र, बी कह रहा है संघमित्रा, सी कह रहा है ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र और संघमित्रा दोनों को, डी कह रहा है महारक्षित को। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो उन्होंने किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को। तो ये दोनों ऑप्शंस कहाँ दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है अशोक के मनसेहरा, मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में, एवं शहबाजगढ़ी वो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। वहाँ से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है खरोष्टी, बी कह रहा है संस्कृत, सी कह रहा है तमिल, डी है यूनानी। तो अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त जो बृहद शिलालेख हैं वो, उन शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कह रहा है सरएकुना या कंधार, बी कह रहा है मनसेहरा से, सी है कालसी, डी है कलिंग। तो कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमेक या आरामाइक अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं? तो वो सरएकुना या कंधार से प्राप्त है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 11, बी कह रहा है 12, सी कह रहा है 14 और डी है 15। तो जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसमें जो अधिकरणों की संख्या है वो 15 है। जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, बी दिया है संगीत, नृत्य, राग एवं मल्ल युद्ध, सी दिया है मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण में संबद्ध कर्मचारी, और डी दिया है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी और साधु। तो जो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल हैं वो है राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मिस्र, बी कह रहा है कोरिंथ, सी कह रहा है मेसिडोनिया, डी है सीरिया। तो जो अशोक के समकालीन तुर्मै जो था वो कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का राजा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कह रहा है बिंदुसार, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है
निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है गुर्जरा में, बी है अहरौरा में, सी दिया है ब्रह्मगिरी में, डी है सारनाथ में। तो किस अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा के अभिलेखों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है विनय पिटक, बी है सुत्त पिटक, सी है अभिधम्म पिटक, डी दिया है महावंश। तो किस बौद्ध मूल में? तो महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महावंश। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? तो किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के जो प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक का जो उल्लेख मिलता है? कहाँ? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है कंगनहल्ली, बी है सांची, सी है सहबाजगढ़ी, डी है सौहगौरा। तो कहाँ? कंगनहल्ली से जो है उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के जो प्रस्तर रूप चित्रों के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल से या गुप्त पूर्व काल से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को जो है क्लास बाय क्लास में करेंगे। तो आप लोग अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लीजिए, उसमें से हम लोगों ने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, उससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।